हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस मेंस 365, यानी पिछले पूरे एक साल के फ्रॉम अगस्त 2022 टू मई 2023, यानी कि लगभग पूरे एक साल के इंटरनेशनल रिलेशंस की जो भी न्यूज़ आई है जो कि मेंस में काम आएगी, तो वो सारी मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। और ऐसा ही नहीं कि जो लोग मतलब अभी तो दे चुके हैं लेकिन अगले साल जो 2024 में देना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस साल का जो आईआर आपको कवर हो जाएगा तो अगले साल का भी आपको इजीली समझ में आएगा और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। आईआर के लिए कैसे तैयार करना है इसकी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका मैं यहाँ पर डाल दूंगी कैप्शन में, तो आप वहां से देख सकते हैं। और चलिए मैं स्टार्ट करते हैं इंटरने विजन आईएएस की इंटरनेशनल रिलेशंस मेंस 365। तो इंडेक्स में आते हैं, तो इंडेक्स में सबसे पहला टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। तो इंडिया के नेबर कौन कौन है? चाइना, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ठीक है, और भी कंट्रीज हैं। तो जो मेन मेन है जिनके साथ न्यूज में चल रही है बातें, तो वो सारा इसमें दिया हुआ है। तो पहला है इंडिया चाइना रिलेशंस, फिर इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, एंड देन इंडिया भूटान रिलेशंस, एंड इंडिया नेपाल। ये सब हम पढ़ने वाले हैं कि टोटल 10 टॉपिक है। तो आज इस वीडियो में ये टोटल 10 टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद अगले पार्ट में हम बायलेटरल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, यानी कि वो बायलैटरल ग्रुपिंग और एग्रीमेंट्स जो कि इंडिया के जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है या फिर इंडिया जिससे इफेक्ट होती है, ठीक है। तो जैसे इंडिया रशिया, यहाँ पे नेबर्स की बात नहीं हो रही, दूर की कंट्रीज की बात होती है, जैसे रशिया, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोपियन कंट्रीज एटसेट्रा। फिर उसके बाद आते हैं इंडिया एंड वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के साथ रिलेशंस। तो ये इसी का पार्ट है, इसी पार्ट टू का ही है ये। एंड उसके बाद इंडिया अफ्रीका रिलेशन, यानी कि अदर कंट्रीज के साथ रिलेशंस हो गए। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, जो ग्रुपिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे तो उन ग्रुपिंग्स का इंडिया में जो जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है, जिसमें इंडिया का इंटरेस्ट इफेक्ट होता है, जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में जो जो ग्रुपिंग्स हैं, एंड यूरेशिया, लैटिन अमेरिका में, ठीक है, और ये सब। उसके बाद ये और अदर ग्रुपिंग्स भी हैं, जैसे नाटो, एससीओ, क्वाड, ब्रिक्स, आसियान, G20, जो बड़ी बड़ी ग्रुपिंग्स हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट को एक साथ लेके चलेंगे, जहाँ पे पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज की। देन उसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, एजेंसीज, फोरा एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, जैसे यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद कुछ वर्ल्ड ऑर्डर में डायनेमिक चेंजेस। तो ये सारे मिसलिनियस टॉपिक्स हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है इंडिया एंड चाइना का जो रिलेशन है। तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस में इंडिया चाइना रिलेशन, तो यहाँ पर हम लोग ना हाईलाइट करते रहेंगे। उसके बाद हम एक कॉपी लेंगे या कुछ ब्लैंक पेजेस लेके अपने नोट्स इसमें से तैयार कर लेंगे, जो जो डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही, क्योंकि बाद में इस पूरे 100 पेजेस को नहीं पढ़ेंगे हम, वो 20-25 पेज के जो नोट्स बनेंगे उससे तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट भी करते चलूंगी, आप भी पढ़िए और हाईलाइट करते चलिए साथ ही साथ। तो इंडिया बायलेटरल ट्रेड कितना है, इंडिया अगर चाइना के साथ जो ट्रेड है वो कितना है टोटल, वो है 135.98 बिलियन डॉलर का 2022 में। अच्छा, ये डेटा एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि आप देखो 2023-24 तक तो डेटा थोड़ा बहुत बदलेगा, लेकिन आप एक लमसम याद रखिए कि 135 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। और हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और चाइना में एक्सपोर्ट कम करते हैं, और ट्रेड डेफिसिट कितना है, लगभग 100 बिलियन डॉलर का। तो ये आप डेटा याद रखिएगा कि 100 बिलियन डॉलर का तो हमारा ट्रेड डेफिसिट ही है चाइना के साथ। उसके बाद चाइना जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, चाइना हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हमारे जो विद मेजर एक्सपोर्ट्स बीइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड मेजर इंपोर्ट इलेक्ट्रिकल, तो वहाँ से हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं उस कंट्री में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, और इम्पोर्ट्स काफ़ी कुछ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीनरी, न्यूक्लियर प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इट्स सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। उसके बाद आते हैं, चाइना स्टैंड करता है 20th पोजीशन पे विद ओनली 0.43 शेयर इन एफडीआई। लेकिन अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें कि बाहर की कंट्रीज हमारे इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट करती है, तो उनमें से चाइना की पोजीशन 20th है, 20th नंबर पर है, यानी कि 0.43 टोटल एफडीआई जितना आता है उसमें से 0.43% चाइना से आता है, ठीक है। इक्विटी इन्फ्लो इनटू इंडिया ड्यूरिंग, अगर हम अप्रैल 2000 टू दिसंबर 2021 तक का इन्होंने कंपेयर किया है, ठीक है। तो देख सकते हो
कि एफडीआई का कंट्रीब्यूशन चाइना की तरफ से तो कम है, बट हमारा तब भी एक्सपोर्ट मतलब हम इंपोर्ट बहुत कुछ करते हैं वहां से, और सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना है, $100 बिलियन। तो इस ट्रेड के मामले में इंडिया जो है चाइना से काफी पीछे है। उसके बाद रीजंस फॉर राइजिंग ट्रेड डेफिसिट, ये ट्रेड डेफिसिट इतना क्यों बढ़ा? ट्रेड डेफिसिट का आप मतलब समझ रहे हो ना, कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट इसलिए बढ़ा क्योंकि ग्रोइंग इंपोर्ट, हमने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल मशीनरी की, अब देखो अब आजकल ना इलेक्ट्रिकल मशीनरी का इंपोर्ट और बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं या पुरानी कंपनीज भी है, वो नए नए मॉडल्स बना रही हैं और चीजों पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी का इंपोर्ट चाइना से अभी भी है। उसके बाद लो वैल्यू एक्सपोर्ट, अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है चाइना में, हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह बाहर जो देते हैं, ठीक है, हम काफी कम वैल्यू में देते हैं। लो वैल्यू इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना मेनली इंक्लूड, जैसे हम लोग ज्यादातर प्राइमरी गुड्स देते हैं जिसकी मॉनेटरी वैल्यू कम होती है, और चाइना हमको जो मशीनरी देता है वो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो इससे भी ट्रेड डेफिसिट होता है, समझ रहे ना, लो वैल्यू एक्सपोर्ट। अब मार्केट एक्सेस की बात करें, तो मार्केट एक्सेस में चाइना ने काफी सारे टैक्स एंड नॉन टैक्स बैरियर लगा रखे हैं, कि अगर हम जैसे कुछ प्रोडक्ट्स अच्छा बनाते हैं जो कि हम अदर कंट्रीज को भी दे सकते हैं, जैसे चाइना को हम एक्सपोर्ट करना चाहें, तो चाइना ने इतना ज्यादा टैक्स और नॉन टैक्स बैरियर लगा रखे हैं कि वो फिर प्रोडक्ट चाइना में जाके महंगा हो जाता है। जैसे कि अगर हमारा फार्मास्यूटिकल्स अच्छा है, हम वहां पे देना चाहते हैं, या आईटी सर्विसेज हमारी अच्छी है, हम चाइना में देना चाहते हैं, तो उस पे चाइना काफी सारे बैरियर्स लगा देता है, और जिससे कि वो चीजें कॉस्टली हो जाती है और वहां के मार्केट में compete नहीं कर पाती है, ठीक है। उसके बाद डंपिंग ऑफ प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट। अब और चाइना क्या करता है कि बहुत ही लो कॉस्ट में अपने यहाँ से प्रोडक्ट हमारे इंडिया में डंप कर देता है इंडियन मार्केट में, तो जिसकी वजह से वो मार्केट को कैप्चर कर रखा है। आपने देखा होगा चाइना के जो आइटम सारे बड़े सस्ते आते हैं, तो वो लोग उसी को खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज रेट पॉलिसी ऑफ चाइना, तो चाइना ने रीवैल्यू किया रेनबिम्बी इन रिलेशन टू यूएस डॉलर विच मेक्स एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव फॉर इंडिया। तो एक्सचेंज रेट पॉलिसी चाइना की, देखो एक्सचेंज रेट पॉलिसी मतलब कि $1, और उनकी जो करेंसी है उसका नाम है रेन बिम्बी। तो रेन बिम्बी की वैल्यू कितनी है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, जैसे इंडियन रुपी की वैल्यू यूएस डॉलर के कंपैरिजन में अप्रॉक्स ₹80, $1 इक्वल्स टू ₹80, तो ऐसे उनकी करेंसी जो है रेन बिम्बी, उसका अगर यूएस डॉलर से कंपेयर करें, तो वो लोग क्या करते रहते हैं ना, जानबूझ के अपनी करेंसीज को गिराते रहते हैं रेन बिम्बी को, जिसकी वजह से क्या होता है, अब एक्सपोर्ट क्या हो जाते हैं हमारे, एक्सपेंसिव हो जाते हैं इंडिया के लिए, है ना। देखिए अब क्या करेंगे, जैसे रेन बिम्बी उन्होंने अपना गिराया, तो यानी यूएस डॉलर को वो और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो यूएस डॉलर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव होता है। जब भी डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें, तो चाइनीज प्रोडक्ट चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, तो मेन चीज यही है कि हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है और हमारा जो एक्सपोर्ट होता भी है तो उसकी वैल्यू लो होती है। चाइना अपना मार्केट एक्सेस इजीली नहीं देता है क्योंकि टैक्स एंड नॉन टैक्स बैरियर्स लगा के रखता है, और अपने लो कॉस्ट के प्रोडक्ट जो है इंडिया में डंप करता है, जिसकी वजह से मार्केट कैप्चर कर लेता है और चीपर प्राइसेस में बेचते हैं, और उनकी एक्सचेंज रेट पॉलिसी जो है उसको वो रीवैल्यू करते रहते हैं इन रिलेशन टू यूएस डॉलर, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो महंगा हो जाता है। तो ये आप समझ में आ गए ट्रेड डेफिसिट के, बहुत ही इजी है और बहुत ही नॉर्मल वे में आप समझो, ऐसा मत समझो कि भाई यूपीएससी का सिलेबस है तो कुछ बहुत ही ज्यादा टेक्निकल और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, नहीं। आप आराम से धीरे से एक कॉमन सेंस लगा के भी पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। अब आप आगे चलते हैं कि इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया टू चेक ट्रेड डेफिसिट। अब ये ट्रेड डेफिसिट तो है, लेकिन इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसकी वजह से जिससे इस ट्रेड डेफिसिट को कम किया जा सकता है। तो सबसे पहला रिड्यूस किया है इंपोर्ट। तो सबसे पहला तो यही पॉइंट था ना कि हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा था, तो उस इंपोर्ट को क्या करना है, कम। वो कैसे होगा, प्रोटेक्टिव मेजर्स ले आए एंटी डंपिंग के लिए। जैसे इसमें दिखा रखा था कि डंपिंग ऑफ प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट, तो चाइना अपने प्रोडक्ट यहाँ डंप कर देता है, तो इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, एंटी डंपिंग एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज लगाना शुरू कर दिया है। ड्यूटी यानी एक तरीके का उनसे फीस लेनी शुरू कर दिया है कि अगर आप अपने चाइनीज प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डंप करोगे तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स लेकर आए हैं, जिससे क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं कि आप
इंडियन जो मेड प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर आओ। तो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव से इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। आपने कई बार कुछ एडवर्टीजमेंट भी देखे होंगे कि आप जो आर्टिसंस के बने दिवाली आती है तो उनके दीपक खरीदें, मिट्टी के बने वो सब इंडिया के जो आर्टिसंस हैं उनसे लिए प्रोडक्ट खरीदें, बाहर की चीज़ें ना खरीदें, बाहर के चाइनीज़ प्रोडक्ट ना खरीदें। तो इस तरीके के आते रहते हैं। तो एक आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव से प्रमोट किया जा रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। तो इंडिया ने ज्वाइन नहीं कर रखा है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इंडिया ने इंडियन इंडस्ट्री को बचाने के लिए एक रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसमें चाइना भी इंक्लूड होता है और आसपास की कंट्रीज भी इंक्लूड होती, तो उसको इंडियन इंडस्ट्री को बचाने के लिए वो ज्वाइन नहीं की, क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप हो जाती है तो एक तरीके से जो जिन कंट्रीज के बीच में ये होती है तो आपस में उनका जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां से आसानी से विदाउट ज़्यादा ड्यूटीज के और ज़्यादा टैक्स जो बैरियर्स के आसानी से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है। तो लेकिन अगर इतना ही आसान हो जाएगा, जो कोई ड्यूटीज नहीं लगेगी, कोई कम बैरियर्स होंगे, तो क्या होगा ना कि बाहर के चीपर प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे और इंडियन जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलके एक ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट बना रहे हैं ताकि सप्लाई चेन रेजिलियंस रहे। क्योंकि देखो प्रोडक्ट्स क्या है कि सप्लाई तो जरूरी है कि ज़्यादातर कंट्रीज चाइना पर निर्भर है। तो अब इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया मिलके अपना, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया मिलके अपना उन्होंने लॉन्च किया सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। अब प्रोडक्ट्स को बैन कर रहा है। देखो इंडिया ने कुछ सर्टेन प्रोडक्ट जो कि चाइनीज एप्लीकेशन जैसे टिकटॉक वगैरह और भी कई थे तो उनको बैन किया और कुछ पावर इक्विपमेंट्स को भी बैन किया। तो प्रोडक्ट्स बैन करना, अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बेहतर करना, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स एंड प्रोटेक्टिव मेजर जैसे एंटी डंपिंग एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज। अब आप जैसे नोट्स बनाओगे तो नोट्स में आपको ये पूरा पूरा नहीं लिखना, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि क्या इनिशिएटिव लिए, रिड्यूसिंग इंपोर्ट, उसमें बस की पॉइंट्स डालो कि एंटी डंपिंग काउंटरवेलिंग ड्यूटी, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, प्रोडक्ट्स बैन। तो वो आपको आगे का तो एक लाइन आप खुद ही बना के लिख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट्स बैन किए, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या किया। तो वो आगे आप जब आप आंसर राइटिंग करोगे प्रैक्टिस, उसमें आप लिखो खुल के टाइम मैनेजमेंट लगा के, ठीक है। आगे बात करते हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या किया। ये सारे तो मेजर्स थे कि इंपोर्ट को कम करने के लिए। अब आगे बात करते हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या किया। तो पहला है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स, पीएलआई स्कीम, जो कि 2020 में लॉन्च की थी। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडियन कंपनीज को इनिशिएटिव्स प्रोवाइड कर रही है अगर आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हो। तो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स का मतलब यही है कि इंडियन कंपनीज अगर अपने खुद के प्रोडक्ट्स बना के बाहर सेल करती है तो उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं। उसके बाद मेक इन इंडिया जो कि 2014 में लॉन्च हुआ। ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर आप जैसे यूपीएससी में तो नहीं बट एटलीस्ट यूपीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में डेट्स भी पूछी जाती है कि ये मैच करने को आ जाता है कि मेक इन इंडिया इस ईयर में, या और जैसे अदर जैसे स्किल इंडिया वगैरह, ऐसे काफ़ी सारे जो फेमस और इम्पोर्टेंट स्कीम्स होती हैं उनकी डेट्स पता होनी चाहिए। तो मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च हुआ। तो इससे क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हब बनाना है इंडिया को वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो। उसके अलावा प्रमोशन ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर, हाँ ये चीज़ अच्छी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 2020 में 12 सेक्टर आइडेंटिफाई किए, स्पेसिफिक 12 सेक्टर्स आइडेंटिफाई करे कि इनको इनको हमें इंडिया में ही बनाना है और इंडिया बाहर के लोगों को सप्लाई करे, बाहर की कंट्रीज को सप्लाई करे, और ताकि वो चीज़ हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े। और काफ़ी सारे जो ये जो 12 सेक्टर्स हैं उनमें से ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो काफ़ी महंगे मिलते हैं हमें बाहर से, जिसकी वजह से हम लोगों के ऊपर इंपोर्ट बिल पड़ता है, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा वैल्यू का दिखाई देता है। तो अगर वही प्रोडक्ट हम बनाने लगे और बाहर सप्लाई करने लगे तो इससे क्या होगा, हमारे इंपोर्ट बिल्स कम होंगे। तो स्पेसिफिक सेक्टर्स का प्रमोशन, मेक इन इंडिया एंड पीएलआई स्कीम्स। और ये तो सिर्फ 3 स्कीम्स के एग्जांपल है कि अगर ऐसे और भी स्कीम्स आते हैं जिसकी वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, इंडिया इस कैपेबल बनता है कि वो इंडिया में भी बेच सके और बाहर भी बेच सके, जिससे एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो, तो वो स्कीम्स इसके अंदर आ सकती है। अब आगे आते हैं वे फॉरवर्ड पे। तो वे फॉरवर्ड में क्या लिखा है कि सेल्फ रिलायंट बनना है। ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जो भी नीड है हमारी, वो हम खुद बनाएं। इसके अलावा मार्केट एक्सेस ऐसा होना चाहिए कि हमें डिप्लोमेटिक चैनल एंड सॉफ्ट पावर का यूज करके क्या करना है, बाकी कंट्रीज में का मार्केट को एक्सेस करना है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा
एक्सपोर्ट कर पाए बाहर की कंट्रीज में। उसके बाद इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन देखना है कि कुछ चाइनीज प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमें इंपोर्ट करने ही पड़ते हैं, या तो हम अपने कंट्री में बना लें या फिर उसका हम सब्सटीट्यूट देख लें। कि सब्सटीट्यूट क्या, कि जैसे अब चाइना से हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, अगर चाइना से नहीं लेके हम किसी और कंट्री से ले लें जहाँ पे हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हो, तो इफेक्टिवली सब्सटीट्यूट द चाइनीज इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक, या तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कर लें या तो हम खुद बना लें या किसी और कंट्री से भी ले सकते हैं। उसके बाद कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन प्रोडक्ट, ये बहुत ज़रूरी है। देखो अगर हमारे इंडियन प्रोडक्ट महंगे बनेंगे या अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट ही खरीदेंगे। तो हमें अपने प्रोडक्ट्स, इंडियन प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाने हैं, सस्ते भी बनाने हैं, प्लस क्वालिटी भी उनकी अच्छी देनी है ताकि उन्हीं को खरीदा जाए। ठीक है, तो इंडिया को एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे ट्रेड डेफिसिट कम किया जाए। और ये कंसर्न की बात है कि चाइना जो है, क्योंकि it should also raise its concern with China about the skewed the trade deficit so that effective steps for the market access can be taken। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया चाइना का रिलेशन ये पूरा इकोनॉमिक पर्पस से था कि हमारा उनके साथ ट्रेड डेफिसिट को लेके ही पूरा था। अब आगे और है बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है हमारे चाइना के साथ। चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट, तो इंडिया ने डिस्क्राइब किया है कि चाइना का जो नया न्यू लॉ ऑन लैंड बॉर्डर एज कंसर्न इट कैन अफेक्ट एग्जिस्टिंग बायलैटरल पैक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ द बॉर्डर एंड ओवरऑल बाउंड्री क्वेश्चन। तो इंडिया ने डिस्क्राइब किया कि चाइना जिस तरीके से अपना ये लैंड बॉर्डर्स का हिसाब से चल रहा है, तो ये कल को ऐसे कंसर्न पैदा कर सकता है, ऐसी समस्या पैदा कर सकता है जिससे हमारे जो बायलैटरल पैक्ट है ऑलरेडी इंडिया चाइना के साथ, वो इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 8 ऑफ द एक्ट इज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न ऑफ फॉर इंडिया। अब आर्टिकल 8 क्या है? इट स्टेट्स दैट कि एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल हु कमिट्स एक्ट्स दैट आर detrimental to China's national interest shall be held accountable by law। कि अगर स्टेट डिक्लेयर कर देता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल वो इस तरीके का कोई काम कर रहा है जो कि डेट्रीमेंटल है चाइना के नेशनल इंटरेस्ट के लिए, उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा बाय लॉ। अब आर्टिकल 33 क्या कहता है? राइट टू टेक मेजर टू काउंटर मेजर्स अगेंस्ट एक्ट, यानी काउंटर मेजर्स लाना अगेंस्ट एक्ट दैट endanger's इट्स sovereignty एंड फंडामेंटल नॉर्म्स गवर्निंग इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस को गवर्न कर रहे हैं तो उस अगर उनकी सोवरेनिटी एंड फंडामेंटल नॉर्म्स इन डेंजर है तो उसके अगेंस्ट में, उसके काउंटर में वो मेजर्स ले सकते हैं। तो आर्टिकल 33 और आर्टिकल 8 ये दो न्यूज में थे। अब आगे बताइए, ये आर्टिकल 8 और आर्टिकल 33 कहाँ है? ये चाइना का एक नया लॉ आया है ऑन लैंड बॉर्डर्स, उसमें ये दो आर्टिकल्स लिखे गए। आप समझ रहे हो? आर्टिकल 33 में उन्होंने क्या लिखा है कि अगर इंटरनेशनल रिलेशंस को गवर्न करते टाइम उनकी सोवरेनिटी फंडामेंटल नॉर्म्स को कोई खतरा है तो वो एक्ट के अगेंस्ट में काउंटर मेजर्स ले सकते हैं। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल चाइना के नेशनल इंटरेस्ट को डेट्रीमेंट करेगा उसका एक्ट, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल का, तो वो अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, गिल्टी ठहराया जाएगा। अब बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है चाइना के साथ? देखो कोई भी, पहली बात तो हमारे पास कोई म्यूचुअली एग्रीड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है। नो म्यूचुअली एग्रीड लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी म्यूचुअली एग्रीड नहीं है। एलएसी डिवाइड करी गई है 3 सेक्टर में। एक तो वेस्टर्न सेक्टर जो कि लद्दाख है, उसके बाद मिडिल सेक्टर जो कि हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड है, एंड देन ईस्टर्न सेक्टर दैट इज अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। कुछ एरियाज जो एलएसी के हैं दैट आर एरियाज ऑफ डिफरिंग परसेप्शन एंड चाइना रिपोर्टेडली हैज बीन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन इट्स साइड। तो वहाँ पे परसेप्शन अलग है, वो कहते हैं इतना एरिया हमारा है, यहाँ लाइन एलएसी है, और इंडिया कहती है कि यहाँ एलएसी है। तो वो चाइना क्या कर रहा है, वहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। इट इज अ पार्ट ऑफ द चाइनीज सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक और कैबेज स्ट्रेटेजी। तो ये माना जाता है कि ये चाइना की कैबेज स्ट्रेटेजी है, और इसका एक और भी नाम है सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक। चाइना की एक कैबेज स्ट्रेटेजी यानी सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक है। इस स्ट्रेटेजी में वो क्या करते हैं ना कि अपना नई टेरिटरीज बढ़ाते रहते हैं, एक्वायर करते रहते हैं, चाहे भले ही जो नेबरिंग कंट्री है आप उस पर कब्जा कर ले रहे हो वो।
ठीक है, चाहे उसको कोई भी नुकसान हो, चाहे उसकी सोवरेंटी को खतरा हो, उससे कोई उनको मतलब नहीं, बस उनको नई न्यू टेरिटरीज, न्यू एरिया एक्वायर करना है। तो इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं कैबेज स्ट्रेटेजी और सलामी एंड स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना। तो इंडिया चाइना हैव अ सीरीज ऑफ 5 अरेंजमेंट टू, अब इंडिया ने और चाइना के बीच में 5 अरेंजमेंट्स हुए जो कि एड्रेस करते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट को। तो लेटेस्ट वन जो हुआ वो हुआ था 2013 में, ठीक है, जो कि बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ 2013 में। ओके, अब रीजन क्या है इस अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट का, ये रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, अब तो पहली बात तो बॉर्डर डिमार्केशन, तो इंडो चाइना जो बॉर्डर है, इंडो चाइना का बॉर्डर वो 3000 किलोमीटर लॉन्ग है, लेकिन क्लियरली डिफाइंड नहीं है। इसके इसलिए मल्टीपल परसेप्शन है, वो समझते हैं हमारा इतना है, हम समझते हैं हमारा इतना है। ठीक है, दूसरा रिसोर्सफुल स्ट्रेटेजिक सेक्शन, लद्दाख सप्लाई करता है फ्रेश वाटर एंड जियोथर्मल रिसोर्सेज इंडिया को, एंड इट कनेक्ट करता है चाइनी, लद्दाख के बाद लद्दाख से थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो चाइना का जिनजियांग प्रोविंस आता है जो कि वेस्टर्न तिब्बत के साथ है। तो देयर फॉर ग्रेट सिग्निफिकेंस टू बोथ। तो ये जो रीजन है यहाँ पे फ्रेश वाटर जियोथर्मल सोर्सेज है, तो ये रीजन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी चाइना के लिए। दूसरा, परसीव्ड थ्रेट फ्रॉम इंडिया जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, इंडिया का जो नेबर, देखो इंडिया की पॉलिसी क्या है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। हमारे क्लोजर टाइज है किसके साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और उनके एलाइज के साथ भी। ठीक है, एंड हमारा इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन रीजन में भी है। तो तो उनको लगता है परसीव्ड थ्रेट फ्रॉम इंडिया, हमारा जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से उनको थ्रेट लगता है चाइना को कि भाई ये यूएस के साथ इतना, यूएस एलीज के साथ इतना क्यों क्लोजर टाइज है, तो इसकी वजह से चाइना को थ्रेट है। उसके बाद ग्रोइंग पावर इम्बैलेंस, देखो चाइना इज चैलेंजिंग इंडियाज पोजीशन, चाइना चैलेंज करता रहता है इंडिया की पोजीशन को साउथ एशिया और इंडियन ओशन रीजन में विद सीपीईसी सीपी, एंड चाइना कन्वेंट करता पहला चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम टू एस्टेब्लिश अ मरीन डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन कोऑपरेशन मैकेनिज्म बिटवीन चाइना एंड कंट्रीज इन ओशन रीजन एक्सेप्ट इंडिया। तो आप देखो इट्स पूरा, अगर साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया काफी बड़ी कंट्री है और ट्रेड में कह लो या बाकी डिप्लोमेसी में कह लो, हर चीज में हम अदर कंट्रीज से बेहतर है। तो वहां पे चाइना क्या करता है कि नहीं तो मतलब मैं ज्यादा बड़ा हूँ, तो चाइना चैलेंज करता है इंडिया की पोजीशन में साउथ एशिया में और इंडियन ओशन रीजन में। तो अभी रिसेंटली चाइना ने क्या किया, एक चाइना इंडिया ओशन रीजन फोरम स्टेब्लिश करी, और उसमें वो इसलिए किस लिए बनाई है फोरम, ताकि मरीन में जो डिजास्टर हो रहे हैं तो उसको प्रिवेंशन किया जा सके, मिटिगेशन किया जा सके। तो उसने मतलब चाइना रहा और जितनी भी इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज है उनको बुलाया, लेकिन इंडिया को नहीं बुलाया। तो एक तरीके से उनकी उसकी पोजीशन को चैलेंज करना, समझ रहे हो आप? तो ग्रोइंग पावर इम्बैलेंस, और दूसरा कि हमारे यूएस के साथ जो टाइज है उसकी वजह से वो थ्रेट परसीव करते हैं, एंड वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए भी उनको ग्रेट सिग्निफिकेंस उस एरिया का, एंड बॉर्डर डिमार्केशन। अब आगे की बात करते हैं कि क्या हो सकता है आगे, क्या इस बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए क्या सजेशंस रहेंगे। पहला तो बेटर अंडरस्टैंडिंग टू ईच अदर रीजनल इनिशिएटिव्स, बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें एक दूसरे के रीजनल इनिशिएटिव्स के। तो ओपन डायलॉग्स करें, सबसे पहली बात ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, एक दूसरे पे ट्रस्ट होना जरूरी है। इंडो पैसिफिक विजन जो इज मैचेस डेवलपमेंटल नेसेसिटी फॉर इंडिया एज बीआरआई मे बी टू इंडिया, मे बी टू चाइना। तो जैसे बीआरआई जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, वैसे ही इंडियो पैसिफिक विजन जो है वो डेवलपमेंटल नेसेसिटी बन गया है इंडिया के लिए, कि इंडिया को इंडो पैसिफिक विजन रखना चाहिए। अब म्यूचुअली डीमिलिटराइजिंग द आर्म फोर्सेस, दोनों कंट्रीज को एक दूसरे से बात करके वहाँ पे जो आर्म फोर्सेस लगी हुई हैं उसको डीमिलिटराइज करना चाहिए, इतना ज़्यादा वेपनाइजेशन वहाँ नहीं होना चाहिए। बैलेंस, एक बैलेंस ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप रखना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए इंडियाज का मल्टीलेटरल एस्पिरेशन, चाइना ये समझे कि देखो कितने बड़े बड़े इश्यूज होते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म एक्सेट्रा, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इसके लिए इंडिया को अलग अलग कंट्रीज के साथ मल्टीलेटरल रिलेशंस रखने होते हैं। तो इंडिया का मल्टीलेटरल एस्पिरेशन बाय चाइना कैन अलाउ बोथ टू कोलैबोरेट और इमर्जिंग इश्यूज, तो हम दोनों को भी कोलैबोरेट होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि उसमें और कंट्रीज भी कोलैबोरेट होंगे और इमर्जिंग इश्यूज पर बात करनी चाहिए। अकोमोडेट द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑन की पार्टनरशिप, अब जो की पार्टनरशिप पे
जो लेजिटिमेट इंटरेस्ट है उसको भी अकोमोडेट करना है, जैसे चाइना का पाकिस्तान के साथ है और इंडिया का यूएस के साथ है। तो ऐसे तो पाकिस्तान भी हमारी दुश्मन कंट्री माना जाता था, लेकिन चाइना तो बड़ा अच्छा फ्रेंडली रहता है। तो अगर यूएस से इंडिया यूएस के साथ है तो चाइना को प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि भाई अगर कोई कंट्री या हम भी किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसका की लेजिटिमेट इंटरेस्ट क्या है, एक्चुअल में क्या उसकी इंटरेस्ट है उसके साथ करने में, तो उस चीज को मानना चाहिए। ठीक है, अगर लेजिटिमेट है तो, ऐसा नहीं कि लेजिटिमेट नहीं है, सही नहीं है, तो तब भी उस चीज को बढ़ावा दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे हो आप? तो ये कुछ चीजें हैं, और आगे इसमें देखो ये एक डेवलपिंग टॉपिक है, ये चलता ही रहेगा। आगे भी बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे, तो वो चीजें आएंगी। और इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कि क्या गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है और चाइना की तरफ से क्या एक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इंडिया ताइवान रिलेशन पे। तो रिसेंटली एक एनुअल इंडिया ताइवान डिप्टी इकोनॉमिक मिनिस्टर लेवल मीटिंग हुई इंडिया में। तो देखिए, इंडिया ताइवान की डेप्यूटी इकोनॉमिक मिनिस्टर लेवल मीटिंग हुई इंडिया में। तो इसका आउटकम क्या निकला इस मीटिंग का? तो पहला बात कि गिविंग इंडिया प्रायोरिटी अंडर इट्स न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी। तो इस एक न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी है, जिसका इसको शॉर्ट फॉर्म में एनएसपी कहते हैं, ये जो कि 2016 में लॉन्च हुई। और इसका एम क्या था कि लेवरेज करना ताइवान के कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एसेट को, ताकि एनहेंस किया जा सके रीजनल इंटीग्रेशन एंड प्रमोट बॉर्डर डेवलपमेंट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। ताइवान के कल्चर को, उनके टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एसेट्स को लेवरेज करना, जिससे उस रीजन की तरफ और उस ब्रॉडर डेवलपमेंट हो सके इंडो पैसिफिक रीजन का। इंडिया ने एक्सप्रेस किया अपना इंटरेस्ट ये प्रोवाइड करने के लिए कि ताइवान इंडस्ट्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन इन सेक्टर। कि देखो कि ताइवानीज जो इंडस्ट्रीज हैं उनके उनको एक्सपेंशन करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी पड़, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में ताइवान काफ़ी आगे, तो उन्हीं इंडस्ट्रीज को अपॉर्चुनिटी दी है कि इन सेक्टर्स में एक्सपेंशन करने के लिए। सेटिंग अप एक सेमीकंडक्टर की फैसिलिटी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जहाँ जिसमें सेमीकंडक्टर बनेंगे वो इंडिया में सेटअप हो सके। तो इससे काफ़ी बड़ा बड़ा बदलाव आएगा कि इंडिया में सेमीकंडक्टर अगर फैसिलिटी बन जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा, हमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हमारे लिए बेटर रहेगा। तो एक तो ये समझ में आ गया। उसके बाद नीड फॉर डेवलपिंग स्ट्रॉन्गर रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ताइवान। क्यों जरूरत है इंडिया ताइवान के स्ट्रॉन्गर रिलेशंस की? तो पहला तो देखो सेमीकंडक्टर, इंडिया ने अभी एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है। तो वहां पे ताइवान जो है लीडर है, ऑब्वियसली बात है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लीडर जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का वो ताइवान है। और इंडिया जो है 74% जो सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करती है वो ताइवान से ही करती है। और इसीलिए सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताइवान। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, अब ताइवान जो है एक लिंकिंग पॉइंट है इंडिया का कमर्शियल एम्बिशन का इन साउथ चाइना सी अलॉन्ग विद डीलिंग विद द चाइनाज असर्टिवनेस। ठीक है, चाइना की जो असर्टिवनेस से डील करने के लिए साउथ चाइना सी में तो सबसे इम्पोर्टेंट फिर ताइवान ही है। जियो पॉलिटिकल शिफ्ट भी देखें तो इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जैसे क्वाड मोटिवेट करता है इंडिया एंड ताइवान को कि अपना हॉरिजन एक्सपेंड करो फॉर द बायलैटरल कोलैबोरेशन। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? तो पहला तो देखो चाइना फैक्टर है। इंडिया जो है वो हमेशा ध्यान रखती है कि चाइना की सेंसिटिवनेस है वाइल डीलिंग विद ताइवान। जब भी हम ताइवान और तिब्बत के साथ डील करते हैं तो चाइना को बड़ा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि ताइवान जो है वो सेंट्रल एलिमेंट, लेकिन ताइवान देखा जाए तो वो एक सेंट्रल एलिमेंट नहीं है इंडिया की लोकेस्ट एंड नाउ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जब हमारी लोकेस्ट और उसके बाद उसका नाम चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी रखा, तो ताइवान हमारा सेंट्रल एलिमेंट नहीं था। ठीक है, लेकिन अब जैसे है तो फिर चाइना तो कॉशियस हो गया। उसका लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, डिस्पाइट कंपेलिंग रीजन फॉर कन्वर्जेंस, जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि करना चाहते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रहती रिलेशनशिप, इसलिए इतना ज़्यादा एपिसोडिक है कि कभी कुछ हो गया फिर कभी कुछ हो गया ऐसे करके। उसके बाद लिमिटेड इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, पैसे बायलेटरल ट्रेड हमारा काफ़ी कम है, ग्रू फ्रॉम जैसे $934 मिलियन सिर्फ मिलियंस में 1995 में, अब $7.5 बिलियन हुआ है 2011 में। तो इससे पता चल रहा है कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, बहुत ही स्लो ग्रोथ हुई है। 21-22 में भी 8.9 बिलियन, 7.5 से 8.9 बिलियन ही हो पाया। 2011 से 2021 10 साल हो गया, 10 साल में सिर्फ 1 बिलियन, अप्रॉक्स $2 बिलियन ही बढ़ा है। ठीक है, लिमिटेड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, देखो अगर सेक्टर देखें एजुकेशन या टूरिज्म की, तो ये सेक्टर तो हमने छुआ ही नहीं है अभी वहाँ का। तो देर इज ओनली मॉडेस्ट कंटिजेंट कुछ ताइवान फोकस स्कॉलर्स इंडियन यूनिवर्सिटी में
या फिर हमारे इंडिया के कुछ वहाँ पे ताइवान में पढ़ते हैं, बहुत ही कम लोग। ठीक है। अगर आगे देखें ताइवान और इंडिया के इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो अर्ली कंक्लूजन ऑफ एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फैसिलिटेट कर सकता है कि हम अलग अलग सेक्टर्स में जैसे मेनली प्रेसिजन फार्मिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर वगैरह में कोऑपरेशन करेंगे। दूसरा, साउथ चाइना सी में कन्वर्जेंस होगा एंड एक्सप्लोरेशन करेंगे, जैसे साउथ चाइना सी के अंदर काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं या कमर्शियल एक्टिविटीज़ को हम कर सकते हैं इंडिया के की मोटिव्स के लिए। रेस्टोरिंग द रेगुलर पॉलिटिकल इंटरेक्शन, अगर हम रेगुलर पॉलिटिकल इंटरेक्शन रखें इंडिया ताइवान के साथ, कुछ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप फोरम्स बनाए और रेगुलर बातें चलती रहे तो बढ़िया रहेगा। तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसमें ना मेरी एक सेकंड में अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल को मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वन चाइना पॉलिसी क्या चीज़ है, और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कुछ चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट को लेके कि चाइना ताइवान का क्या कॉन्फ्लिक्ट था और वन चाइना पॉलिसी क्या चीज़ है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। उसके बाद अब पर्टिकुलर उसी से रिलेटेड वीडियो होगी, देन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, और उसके बाद होगा आपका ये इंडिया भूटान रिलेशंस है, एंड देन इंडिया नेपाल रिलेशंस। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। उसके बाद आता है तालिबान यानी अफगानिस्तान की बात आ रही है, एंड देन इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, और फाइनली फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न नेबर्स जो आते हैं जैसे ये वियतनाम वगैरह, ठीक है, म्यांमार ये सब। एंड उसके बाद इंडिया साउथ एशिया। तो ये यहाँ पर काफ़ी लंबा है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं, ये वीडियो मैं यहाँ पे करती हूँ, और उसके थर्ड पार्ट में हमारी बायलैटरल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट वगैरह हम पढ़ेंगे। तो चलिए, आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।